दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास ने इजरायली अमेरिकन होस्टेज ईदान अलेक्जेंडर को रिहा करने के बाद दिया फौरन सीज फायर डील का ऑफर। ईदान अलेक्जेंडर ने नेतन्याहू से मिलने से क्यों किया इनकार? ट्रंप ने नेतन्याहू से की बात, गजा सीज फायर का जिक्र नहीं किया, इजरायली मीडिया का दावा। आईडीएफ, मोसाद और शिन बेत के 550 ऑफिशियल्स ने खोला नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा, ट्रंप से की जंग रुकवाने की अपील। इजरायली होस्टेजेस की फैमिलीज ने तेल अवीव में नेतन्याहू का घर और अमेरिकन एम्बेसी को घेरा। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बयान, इजराइल कभी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गल्फ टूर को बताया तारीखी दौरा, लेकिन क्या ये दौरा तारीखी बनेगा या सिर्फ एक और हेडेक? सीरिया पर मेहरबान हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, सैंक्शंस हटा सकता है अमेरिका। और आपको दिखाएंगे इस शो में आखिर ट्रंप ने क्यों की ईरान की तारीफ। सवाल खैर, सबसे पहले कुछ अपडेट्स। अमेरिकी सिटीजन ईदान अलेक्जेंडर की रिहाई के बाद गजा में सीज फायर की उम्मीद जिंदा हो गई है। ये और बात है कि इजराइल हमले बढ़ाने की धमकी दे रहा है। हमास ने 21 साल के अमेरिकी इजरायली होस्टेज ईदान अलेक्जेंडर को गजा से रिहा करके इजराइल के हवाले कर दिया कल शाम। ये कदम अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमास की एक डील के तहत उठाया गया है। हमास का कहना है कि ये रिहाई सीज फायर की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो आज यानी मंगल को कतर में मीडिएटर्स को भेजेगा ताकि बाकी होस्टेजेस की रिहाई पर बात हो सके। उधर अमेरिका और इजराइल के टॉप लीडर्स ने इस रिहाई का खैर मकदम किया है। अमेरिका के एम्बेसडर ने उम्मीद जताई है कि यह कदम जंग के खात्मे की शुरुआत बन सकता है। इसी बीच WHO चीफ ने गजा का ब्लॉकेट खत्म करने की अपील की है, जहां लोग भूख और मेडिकल क्राइसिस का शिकार हैं। अब तफसील से कुछ खबरें ले लेते हैं। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने मंडे को पीर को इजरायली अमेरिकन होस्टेज ईदान अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। हमने आपको रात ही बता दिया था। और साथ ही इसके बाद जो कहा है वो सुनिए। फौरन और मुस्तकिल सीज फायर के लिए बातचीत शुरू करने की तैयारी का ऐलान भी कर दिया है हमास ने। हमास का कहना है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट यानी कि एक व्यापक समझौता चाहता है, जिसमें इजरायली फौज का गजा से पूरी तरह से निकलना, गजा की ब्लॉकेट का खात्मा, कैदियों की अदला बदली और गजा की दोबारा तामीर शामिल हो। अगली खबर का रुख करते हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क का कहना है कि हमास से रिहा होने वाले अमेरिकन इजरायली फौजी ईदान अलेक्जेंडर ने कल रात इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर दिया है। साफ साफ इनकार कर दिया है। ये QAnon का दावा है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क का। अलेक्जेंडर को हमास ने सीज फायर एफर्ट्स के सिलसिले में रेड क्रॉस के जरिए रिहा किया था, लेकिन खबर है कि रिहा होने के बाद उसने नेतन्याहू की जंग को खींचने वाली हरकत से नाराज़ होकर नेतन्याहू से मिलने से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ये फैसला उस वक्त आया जब नेतन्याहू की पॉलिसीज और गजा की जंग पर दुनिया भर में सख्त तनकीद हो रही है। आज खबरें जल्दी जल्दी फ्लिप होंगी, छोटी छोटी और बहुत सी खबरें हैं। नेतन्याहू अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमास कुछ भी दावा कर रहा हो, भले हमास और अमेरिका की मुदाखलत या उनकी डील से वो बंदा छूटा हो, लेकिन नेतन्याहू को क्रेडिट लेना है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईदान अलेक्जेंडर की रिहाई इजरायली फौज यानी कि IDF के मिलिट्री प्रेशर और अमेरिका की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से मुमकिन हो पाई है। अपना सवाल ये है दोस्तों कि अगर ये रिहाई IDF के प्रेशर में हुई है तो बाकी इजरायली होस्टेजेस क्यों नहीं रिहा हुए? सिर्फ एक क्यों? और वो भी एक अमेरिकन सिटीजन ही रिहा हुआ, और वो भी तब जब अमेरिका और हमास के बीच डील हो गई। अमेरिका कहीं भी डील करवा दे दोस्तों, लोकल लीडर्स उसे अपनी फतह ही बताने लगते हैं। खैर, इजरायली ऑफिशियल्स ने अलेक्जेंडर की वापसी पर खुशी का इजहार किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि हमास के कब्जे में रह गए 58 होस्टेजेस की रिहाई भी अब सबसे बड़ी तरजीह है। इसे भी हो जाना चाहिए। इसराइल का कहना है कि वो अब भी हर वो रास्ता इख्तियार करेगा जिससे बाकी के होस्टेजेस घर वापस लौट सकें। एक गुजारिश है दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज है आज़ाद बोल इंडिया के नाम से। कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया कमेंट मिल जाएगा, पिछले वीडियोस में भी जाकर उसे ज़रूर फॉलो करें और शेयर करें, ताकि कभी हम यहाँ ना मिल सकें, खुदा ना करे तो वहाँ मिल सकें आपसे। बढ़ते हैं आगे। ट्रंप ने गजा पे इसराइल के हमले रोकने की कोशिश नहीं की, ये कहना है इसराइली मीडिया का।
यानी आईडीएफ अब भी गजा पर हमले करती रहेगी और डोनाल्ड ट्रंप उसे रोकेंगे नहीं। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और इसराइल में तेल अवीव में अमेरिका के एम्बेसडर माइक हकबी के दरमियान एक मीटिंग हुई। इसमें गजा होस्टेज डील को लेकर हमास को दिया गया अल्टीमेटम डिस्कस किया गया। इस्राएली सोर्सेज का कहना है कि हमास को दी गई डेडलाइन, जिसमें 10 होस्टेजेस के बदले चंद हफ्तों के सीजफायर की तजवीज़ दी गई है, अब भी वैलिड है। ये ऑफर अब भी वैलिड है और इसकी एक डेडलाइन है, एक मियाद है, और वो डेडलाइन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट टूर के ख़त्म होने तक ही है। आज मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप। मीटिंग के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप से फ़ोन पर भी बात की, ये कहा गया, और जेरूसलम पोस्ट कह रहा है और सोर्सेज के मुताबिक ट्रंप ने इसराइल को गजा पर हमला रोकने के लिए मना नहीं किया है। तो ट्रंप ने अपना होस्टेज ले लिया, फिर हमास से बात क्या हुई थी? याद रखिए, यह कदम है जंग बंदी की तरफ। जंग पूरी तरीके से बंद हो जाए, लेकिन कब बंद होगी नहीं पता। हाँ, छोटा सीजफायर, बड़ा सीजफायर हो सकता है। खैर, बढ़ते आगे। इसराइल में एक बड़ी लॉबी नेतन्याहू के नापाक मंसूबों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो गई है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक इसराइल के 550 से ज़्यादा साबिक यानी कि एक्स आर्मी जनरल्स जो कभी सर्विस में थे, जिनमें आर्मी जनरल्स जो मैंने बता ही दिया, इसके अलावा मोसाद, शिन बेत और फॉरेन मिनिस्ट्री के भी टॉप ऑफिसर्स ने एक जॉइंट मैसेज, एक मुश्तरका पैगाम डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है और अपील की है कि वो गजा की जंग रुकवाने के लिए ज़बरदस्त प्रेशर डालें नेतन्याहू के ऊपर। इन सभी का कहना है, 550 लोगों का, कि ये जंग अपना असल मकसद भूल चुकी है, असल मकसद से भटक कर अब इस्राएली होस्टेजेस की ज़िंदगियां खतरे में डाल रही है ये नेतन्याहू की छेड़ी हुई जंग। यह लेटर ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दौरे से थोड़े वक्त पहले ही सामने आया, जहां उनसे उम्मीद की जा रही है ट्रंप से कि वो सीजफायर और प्रिजनर डील का फैसला करवाएंगे। इस्राएली होस्टेजेस की फैमिलीज ने भी अपील की है कि कत्लेआम को रोका जाए ताकि किसी डील तक पहुंचा जा सके। कल रात हज़ारों लोग तेल अवीव की सड़कों पर निकल आए। हज़ारों इजरायली सिटीजन्स ने, कहा जा रहा है कि अमेरिका की एम्बेसी और नेतन्याहू के घर के बाहर इन दोनों जगहों को घेर कर प्रोटेस्ट किया और डिमांड की कि नेतन्याहू अपना गजा ऑपरेशन रोके और बातचीत का रास्ता इख्तियार करे। लेकिन नेतन्याहू अभी भी गजा में फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के मूड में है और होस्टेजेस की ज़िंदगी सेकेंड प्रायोरिटी बन चुकी है। अगली खबर का रुख करते हैं। फ़लस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली एयरफोर्स ने गजा पर कल रात से दोबारा एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं, जबकि कल हमलों से कुछ घंटों के लिए राहत सिर्फ उस वक्त तक मिली थी जब इस्राएली अमेरिकी फ़ौजी ईदान अलेक्जेंडर को रिहा किया गया था। अब फिर से बमबारी शुरू हो गई है और गजा के लोगों के लिए सुकून का वो चंद घंटे का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। गजा में वही हाल है। दोस्तों, कल दोपहर में जो खबर मैंने आपको दी थी, जो आपको बहुत पसंद आई कि गजा में मदद के ट्रक्स आए हैं, वो बिल्कुल सही खबर थी। लेकिन कुछ घंटों बाद ये साफ हो सका कि उन ट्रक्स में आया क्या था। बहुत से लोग पूछ रहे थे कितने ट्रक्स आए, क्या आया। अब मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। अब मेरे पास पूरी डिटेल। गजा की खबरों पर नज़र रखने वाले एक्स हैंडल्स ने ये कंफर्म किया है कि जो ट्रक्स आए उनमें सिर्फ मेडिकल एड थी, यानी मरहम, पट्टी, दवाइयाँ और पुरानी बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए इंजेक्शंस और मेडिकेशन वगैरह। ये ट्रक्स यूनिसेफ की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूँ मान लीजिए, नॉर्थ गजा भेजे गए थे, जहां हालात सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। कुल 3 ट्रक्स में मेडिकल एड आई थी। ये सब उस वक्त हुआ जब इस्राएली डिफेंस फोर्स ने ईदान अलेक्जेंडर की रिहाई के लिए अपनी एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस को कुछ घंटों के लिए रोक दिया था। जैसे ही गोलीबारी रुक गई, यूनिसेफ ने दवाइयों से भरे ट्रक्स नॉर्थ गजा के लिए भेज दिए। बहुत ज़रूरत है वहाँ। अब तक किसी भी ह्यूमैनिटेरियन एड या राशन के गजा में दाखिल होने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सिर्फ मेडिकल सप्लाईज का ही पहुंचना कंफर्म हो सका है। तो बात यह है कि गजा को दवाई मिली है, लेकिन रोटी अभी तक नहीं आई है। लोग भूखे थे, लोग भूखे ही हैं
اور بھوکے لوگوں کو صرف دواؤں سے کب تک بچایا جا سکتا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ بیماروں کو تو اور زیادہ اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو فی الحال غذا میں نہیں ہے۔ اب حزب اللہ چیف کے بیان کا ذکر کر لیتے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیل نہ غزہ کی مقاومت کو ختم کر سکتا ہے، نہ اپنے مقاصد یعنی مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنان اور اس کی مقاومت نے سیز فائر کا پورا لحاظ رکھا، لیکن اسرائیل نے اسے 3000 سے زیادہ بار توڑ دیا، یعنی سیز فائر کو۔ نعیم قاسم نے سیریا پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سیریا پر بار بار اسرائیلی حملے قابل مذمت ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ سیرین عوام اسرائیل کے منصوبوں کو ناکام بنا دے گی۔ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ مقاومت کا راستہ رکا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی رکے گا۔ اب بات ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ دورے کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گلف ٹور کو ایک تاریخی دورہ قرار دیا، ایک ہسٹوریکل ٹور، جبکہ وہ سعودی عرب پہنچنے کی تیاری میں ہے۔ یہ ان کا پہلا آفیشیل فورن ٹور ہوگا۔ ٹرمپ نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں امریکہ میں ہی یہ کہا کہ میں آج سعودی عربیہ، قطر اور UAE کے تاریخی دورے پر جا رہا ہوں۔ مگر دوستو، مفید سوال یہ ہے کہ کیا یہ دورہ تاریخی ہوگا یا تاریخوں کے لیے ایک اور ہیڈیک ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ سیریا پر مہربان ہو سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے منڈے کو کہا کہ وہ سیریا پر لگے امریکن سینکشنز ہٹانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تاکہ سیریا کو فریش اسٹارٹ مل سکے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا جب ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان نے ان سے سیریا کے سینکشنز پر سوال اٹھایا۔ ٹرمپ نے رپورٹر سے کہا، ہمیں سیریا کو دوبارہ کھڑا ہونے کا چانس دینا چاہیے۔ بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ایسے سینکشنز کے ساتھ سیریا کچھ شروع نہیں کر سکتا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ دوستو، سیریا 14 سال سے خانہ جنگی کے بعد جو وہاں سول وار چل رہی تھی، اس کے بعد اکنامک کولیپس کا شکار ہے۔ پوری طریقے سے اس کی معیشت برباد ہے، اکنامی برباد ہے، اور امریکہ کے سینکشنز نے، امریکہ کی پابندیوں نے اس کو گلوبل فائنینشل سسٹم سے کاٹ دیا ہے۔ اگر ٹرمپ چاہیں گے تو سیریا پھر سے ہرا بھرا ہو سکتا ہے، اس کی اکنامی بہتر ہو سکتی ہے۔ اب بات ایک خاص خبر کی۔ ٹرمپ نے آخرکار ایران کی تعریف کیوں کی؟ ٹرمپ نے ایران کو انٹیلیجنٹ کہا، انٹیلیجنٹ۔ اب یہ تعریف ہے یا طنز ہے؟ سنیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منڈے کو وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ سن رہے ہیں؟ ایران کے ساتھ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہی ایران ہے جس کے ساتھ کچھ مہینے پہلے تک جنگ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ٹرمپ نے کہا، ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنا سکتا، لیکن وہ اس وقت بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ ہم بات چیت میں ہیں اور ایران کا رویہ ابھی تک کافی ذمہ دارانہ لگ رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران خوشحال ہو، ترقی کرے، امن سے رہے، لیکن نیوکلیئر ویپن نو وے۔ یہ بات ایران بھی سمجھتا ہے۔ یہ ٹرمپ کا بیان۔ دنیا کافی حیران ہے کہ کیا یہ ٹرمپ کی نئی ٹون ہے یا کوئی ڈپلومیٹک ٹریپ ہے، کوئی جال ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے بیچ پچھلے کچھ ہفتوں سے بات چیت عمان کے ذریعے سے ہو رہی ہے نیوکلیئر پروگرام پر ایران کے، لیکن گراؤنڈ پہ اب تک صرف بیان آئے ہیں، بریک تھروز نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، ٹرمپ کا ایران انٹیلیجنٹ ہے کہنا اصلی تعریف تھی یا ایک نیوکلیئر پاورڈ سرکازم تھا، ایک طنز تھا؟ اب بھی بتائیے گا۔ فی الحال تو اس شو میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتا ہوں کہ صاف گوئی سے آپ کے سامنے خبریں رکھی۔ میں بس وہی خبر دیتا ہوں جو ایمرج ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس میں آگے میں کہوں کہ کھانا رکھا ہوا ہے، بن رہا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ کھانے کی ہنڈیا کوئی توڑ گیا، وہ بات کی خبر ہے، وہ آگے آئے گی۔ میرے سامنے جب تک کھانا بن رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اور جب وار زون ہوتی ہے کہیں، جب میدان جنگ والا ماحول ہوتا ہے کہیں، تو پل پل خبریں بدلتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو خبریں پسند آئی ہوں گی۔ خبریں اچھی نہیں تھی، کوشش کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔